अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, जिसमें वेंटिलेशन होनी है, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज का प्रोसेस है कि एक्सहेल जो एयर करनी है और जो एयर इनहेल करनी है वो कैसे होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दो प्रोसेसेस हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें हम वो देखेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से एक्ट करती है। डायफ्राम मसल्स हैं यहाँ पे और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हमारे लंग्स जो हैं उनसे एयर बाहर निकलती है और उनके अंदर एयर एंटर होती है। ठीक है। अब लंग्स इटसेल्फ जो है ना तो वो एयर को ड्रॉ कर सकते हैं अंदर, ठीक है, ना उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के मसल्स हैं जो कि इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल्स हैं, जो कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कॉज करते हैं हमारे इस जो रीजन की, डायफ्राम वाले रीजन की, जहाँ पे हमारे ये लंग वाली कैविटी है या वो पोर्शन है जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायफ्राम जो है क्या है, डायफ्राम लार्ज डोम शेप मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती हैं। थोरेसिक रीजन में आपके थोरेसिक कैविटी जो है वहां पे आपके हैं ना लंग्स, तो उस कैविटी को आपके एब्डोमिनल कैविटी से, जो आपके एब्डोमेन के विजरल ऑर्गन्स है, उसको सेपरेट करने वाला रीजन जो है, जो मसल्स का पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम मसल्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दो तरह के मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे मौजूद है, आपके रिब्स के बीच में, और दो तरह के मसल्स हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लें कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल फाइबर्स हैं रन डायगोनली बट इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टू सेट्स ऑफ मसल्स, यानी कि जो आपके मसल के फाइबर्स हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यहाँ पे मसल के फाइबर्स अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली मूव कर रहे होते हैं, प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब ब्रीदिंग जो है दो फेजेस में होती है, इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। अब यहाँ पे आप भी देखें कि आपकी जो इंस्पिरेशन होगी, स्टेप्स उसने इस फिगर में दिखाया हुए हैं कि होगा क्या, कि जो आपके डायफ्राम मसल्स हैं, डायफ्राम मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। ठीक है ना। और आपका जो रिब केज है ये ऊपर को मूव कर जाएगा। जब आप सांस लेते हैं ना लंबी, तो आप इस प्रैक्टिस को करके देखें तो आपके जो आपके रिब केज है ये ऊपर को उठ जाएगा। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी थोरेसिक कैविटी है वहां पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, और लंग्स पे जब प्रेशर कम होगा तो हमारे पास एयर उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए अंदर एंटर होगी, रश इन करेगी। जैसे ही आप एक्सपेल करने की बात करते हैं, एक्सपीरेशन की बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके रिब केज नीचे को डाउनवर्ड मूव करेगा, आपके डायफ्राम मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे और मूव अप हो जाएंगे, और इसी तरह से आपका जो प्रेशर है थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पुश करेगा लंग्स के अगेंस्ट, और लंग्स जो है वो वहां से एयर को निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंस्पिरेशन को हम देखते हैं, इट इज टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर को अंदर लेके जाना, इट इज द एक्टिव फेज ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम causes its dome shape to flatten or less dome shape, whereas contraction of the external intercostal and relaxation of the internal intercostal causes the rib cage to move upward and forward, ऊपर को और आगे को उठ जाता है। क्या क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्शन हुई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, और रिलैक्सेशन हुई है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। ठीक है। अब ये जो सारे के सारे इवेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इनर स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी। स्पेस बढ़ गई ना, स्पेस बढ़ गई तो वहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, लंग्स के ऊपर थोरेसिक रीजन के अंदर। अब इट इज रिड्यूस टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, और एयर जो है वो वहां से एंटर होती है आपके माउथ वाली साइड से, उसको पूरा करने के, फिलअप करने के लिए। ठीक है ना। और आपके जो एल्विला है वो इन्फ्लेट कर सकते हैं। एक्सपिरेशन में क्या होगा, ये रिमूवल है एयर आउट ऑफ द लंग्स, और ये पैसिव फेज है। याद रखना आपने, एक्टिव और पैसिव फेज कौन सी है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि आपकी जो एक्टिव फेज है ब्रीदिंग की वो इंस्पिरेशन, और पैसिव फेज कौन सी है, वो एक्सपिरेशन है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम कॉजेज इट टू बिकम मोर डोम शेप्ड। ठीक है, नॉर्मली डोम शेप्ड रहता है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी रिलैक्स कर गए हैं, और कॉन्ट्रेक्शन हो गई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। ठीक है ना। और रिब केज जो है ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, पुश करें, वो प्रेशर उन पे आ जाएगा, वो प्रेस होंगे, तो उनके अंदर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
The pressure in the thoracic and hence in lungs is increased to more than atmospheric pressure. Therefore, air is forced to expel out from the lungs. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स असल में आप कह सकते हैं कैपेसिटी है लंग्स की, कि वो कितनी एक्सचेंज कर रहे हैं और कितनी एयर को होल्ड अप कर सकते हैं। ब्रीदिंग जो है अकर्स इन अ साइक्लिक मैनर, आपको पता है एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो रही है ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग चेंजेस इन प्रेशर में कॉजेस चेंजेस इन द लंग्स वॉल्यूम, यानी कि लंग्स की जो ओवरऑल कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने की वो वेरी करती है, चेंज होती है। और वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग, के लंग्स के अंदर कितनी एयर आ सकती है, एंटर हो सकती है। दीज वॉल्यूम tend to vary depending on the depth of respiration, respiration कितनी ज्यादा डीप ले रहे हैं आप, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे पास वो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जेंडर, एज और हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस में जो लंग्स के वॉल्यूम है वेरी करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि इनहेल की है, एक्सहेल की है या स्टोर है लंग्स के अंदर किसी भी टाइम पे। अब अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम एवरेजली कितना है? 500 मिलीलीटर है। मल्टीपल चॉइस के लिए चीजें याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वैल्यू कितनी है? 500 ml। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर जो है, जो कि आप इनहेल कर देते हैं डीप ब्रीदिंग के टाइम पे, जब लंबी सांस ली तो उसमें आप इसके अंदर एयर एड अप कर देते हैं एक्स्ट्रा, वो जो एक्स्ट्रा वाली है वो 300 हो सकती है। इसको हम कह रहे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन में आपने वॉल्यूम कुछ रिजर्व कर लिया है तो वो 300 ml तक हो सकता है। टोटल कैपेसिटी जो लंग्स की है वो 6000 ml की होती है। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आप ये सीपीआर कैसे देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है वो कैसे करते हैं, उसका मेथड बता रहे हैं, देख लीजिए एक दफा। और इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की। अब ब्रीदिंग कंट्रोल किस तरह से हो रही है? आमतौर पे हम अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है ना? मेडुला जो है हमारे ब्रेन का, वहां पे एक ब्रीदिंग सेंटर है जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल जो है ब्रीदिंग का उसको कैरी कर रहा होता है, चला रहा होता है। अब वेंट्रल पोर्शन जो है ब्रीदिंग सेंटर का, ये क्या कर रहता है? ये एक्ट करता है हार्ट रेट को, रेट एंड डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी सेंटर। उसके दो रीजन है, वेंट्रल और डॉर्सल। जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है उसका वेंट्रल रीजन जो है वो क्या कर रहा है? आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और आपकी ब्रीदिंग रेट को, इंस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करता है और डेप्थ को इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या है? इंस्पिरेटरी सेंटर। और डॉर्सल जो है एंड लेटरल पोर्शंस इनहिबिट इंस्पिरेशन, स्टिमुलेट एक्सपिरेशन, इनको हम एक्सपिरेटरी सेंटर कहते हैं। देखिए ना, दो काम हो गए। आपका ब्रीदिंग सेंटर कहाँ पे है? मेडुला में है। उसके दो रीजन हो गए, डॉर्सल वाला और वेंट्रल वाला। वेंट्रल वाला पोर्शन जो है वो इंस्पिरेशन करवा रहा है, उसको इंस्पिरेटरी सेंटर कह देंगे आप। और जो डॉर्सल वाला है और साइड्स वाले लेटरल रीजन है, ये क्या करवा देंगे? आपकी एक्सपिरेशन करवाएंगे, रोक देंगे इंस्पिरेशन को। दो द cerebral cortex is responsible to consciously or unconsciously increase or decrease the rate of and depth of the respiratory movement। यानी कि आपका cerebral cortex जो है ये कंट्रोल कर रहा है आपके जो ब्रीदिंग के रेट स्लो डाउन होना या तेज होना उसको। A person may also stop breathing voluntarily, खुद भी रोक सकते हैं। Occasionally people are able to hold their breath until the blood partial pressure of oxygen declines to a level low enough that they lose consciousness। यानी कॉन्शियसनेस के लेवल से पहले तक अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना डिक्रीज कर जाए, उससे पहले तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं खुद भी। ठीक है ना? आफ्टर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर रिज्यूम्स इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। तो जैसे ही आप कॉन्शियस नहीं रहते, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अपनी वर्किंग को रिज्यूम करता है और ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना शुरू कर देता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एक्शंस को। इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो आपके इमोशंस जो हैं जो इससे ब्रीदिंग सेंटर से जो आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो भी आपको रेस्पिरेटरी सेंटर को जो ब्रीदिंग रेट है कंट्रोल है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग apparatus for use underwater and at high altitude and by firemen। अभी देखें, स्कूबा जो है is an acronym of self contained underwater breathing apparatus। ठीक है, क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। इसको हम
एक्वा लंग भी कहते हैं, ठीक है ना। टिपिकल एक्वा लंग जो है इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है और इसके अंदर मिक्सचर होता है नाइट्रॉक्स का, जिसमें 35% ऑक्सीजन है, 65% नाइट्रोजन मिक्सचर है। नाइट्रॉक्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। ये ऑपरेटर्स जो है, इसमें टैंक है जिसके अंदर हाईली कंप्रेस्ड एयर है, जो कि इन विच द प्रेशर डाउन टू एन एम्बिएंट प्रेशर, सो डाइवर्स कुड ब्रीथ कंफर्टेबली एट एनी डेप्थ। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ में जाते हैं कि प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और आपके लिए ब्रीथिंग करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आप जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन लंग का, स्लाइड्स की मदद से आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे।